कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होके कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पे मैंने आज थोड़ी स्लाइड्स भी बना दी हैं सो दैट कि आपके पास स्टडी मटेरियल भी आ जाए और इसके मैं साथ साथ दूसरे रिसोर्सेज भी शेयर करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट हमने OSI लेयर्स स्टडी की थी। OSI लेयर्स बेसिकली 7 लेयर्स हैं हमारे पास। एक एप्लीकेशन लेयर है, एक प्रेजेंटेशन लेयर है और एक हमने जो है सेशन पढ़ी थी, एक ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी थी, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। सिंपल थी। एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि हम ओवर द इंटरनेट अगर कुछ भी सर्च करना है, भी हमने कॉल करनी है, सर्च करनी है, फाइंड करनी है, तो किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे पास एक एप्लीकेशन इंटरफेस जो है वो हमें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। ये आपके एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक हमारे पास क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, बिंग, याहू, इस आगे भी हमारे पास ब्राउजर्स हैं, हम वो यूज करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में हम ये नहीं कर सकते कि लाइक हमारे पास MS ऑफिस है, उसके जरिए इंटरनेट रिक्वेस्ट भेजें, तो ऐसे सीन नहीं है। हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन चाहिए जो कि हमें एप्लीकेशन लेयर उसका इंटरफेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है इन द फॉर्म ऑफ HTTP या इन द फॉर्म ऑफ HTTPS, तो वो इनकोड हो जाती है एक अलग लैंग्वेज के अंदर, एक अलग जो है वो कोड लैंग्वेज के अंदर चेंज हो जाती है। ह्यूमन जो है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेशन लेयर क्या होती है। एक सेशन जो जिस सर्वर के ऊपर हमने रिक्वेस्ट भेजी है उस सर्वर के साथ हमारा एक सेशन क्रिएट होता है विद अ यूनिक सेशन आईडी। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेशन आईडी जस्ट लाइक अ अपॉइंटमेंट, जिस तरह से आप किसी भी बड़े आदमी के साथ मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, सेम एज इट इज सेशन लेयर जो है वो आपकी डिवाइस और जिस सर्वर के ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजी है दोनों के दरमियान एक सेशन क्रिएट करती है और उसे एक आईडी के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई करवाती है सर्वर से। एक जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए आपका एक सेशन क्रिएट किया जाता है। फिर हमने देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूजिंग अ TCP प्रोटोकॉल्स हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन, जितना भी डाटा है उसे सेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी जितनी भी ट्रैफिक जाती है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर जाती है, जहां पे हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके जितने भी सेगमेंट्स हैं उन्हें अलग अलग और मजीद पैकेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन पैकेट्स के अंदर थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है और उन इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास TCP हेडर्स और IP हेडर्स थे। आज हम डिटेल के साथ देखेंगे कि नेटवर्क लेयर है उसके अंदर TCP और IP हेडर्स कितनी अहमियत रखते हैं और हमारे लिए SOC और सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर होती है। डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारा डाटा होता है, TCP IP हेडर्स होते हैं, साथ हमारा ईथरनेट एड्रेस यानी MAC एड्रेस वगैरह ऐड किया जाता है और फिर फिजिकल लेयर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स एंड बिट्स हमारा जितना भी 0 1 की बिट्स के अंदर हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर करके ओवर द इंटरनेट भेजा जाता है। आज थोड़ी आपको इसका थोड़ा और ज्यादा डिटेल के साथ जो है वो अंदाजा होगा कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वी विल स्टडी अ फ्यू प्रोटोकॉल्स इन डिटेल टुडे। तो HTTP है, FTP है, यहाँ पे HTTPS भी होता है, ठीक है। SSH DNS हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो हमारे पास ज्यादा मेजर प्रोटोकॉल्स होते हैं
वो FTP है, SSH है। सेशन लेयर के अंदर हमारे पास APIs होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP UDP होता है एंड टू एंड कनेक्शंस के लिए। नेटवर्क के अंदर हमारे पास IP, ICMP, IGMP, IP सिक्योरिटी, ये कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। डाटा लिंक के अंदर हमारे पास फ्रेम्स होते हैं, ईथरनेट, TCP, स्विच, ब्रिज, ये हमारे पास डिवाइसेस हैं, ठीक है। और फिजिकल लेयर के अंदर हमारे पास केबल्स आती हैं, कोएक्स केबल, फाइबर, वायरलेस, रिपीटर्स, जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फिजिकल लेयर के अंदर होता है। आपको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल के साथ पता चल जाएगा कि लाइक ये हमारे पास सेंडर है और ये अपने सिस्टम से कोई भी डाटा सेंड करता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आता है, जहाँ पे एक इंटरफेस होता है। हमारी कोई भी क्रोम या कोई भी फायरफॉक्स एप्लीकेशन, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उससे फिर प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है डाटा। यहाँ पे सारा इनकोड हो जाता है। इनकोड होने के बाद हमारा सेशन क्रिएट किया जाता है सर्वर के साथ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है, जितना भी डाटा है, उससे सेगमेंट्स के अंदर चेंज किया जाता है। सेगमेंट्स के बाद हमारे उन सेगमेंट्स को और मजीद चंक्स के अंदर डिवाइड करके पैकेट्स बनाए जाते हैं। उन पैकेट्स के अंदर कुछ डिटेल्स ऐड की जाती हैं, TCP, IP हेडर्स वगैरह। उसके बाद डाटा लिंक लेयर के ऊपर भेजा जाता है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर भेजने के बाद हमारे यहाँ पे और मजीद डिटेल्स ऐड की जाती हैं, मैक एड्रेस वगैरह। और उसके बाद फिजिकल लेयर, यहाँ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर हमारा पूरा डाटा जो है वो ओवर द वायर ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द इंटरनेट सर्वर के पास। अब जो सर्वर है वो यहाँ से डाटा नहीं लेगा, वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर लेगा फिजिकल लेयर के ऊपर। उस 0 और 1 की फॉर्म को, डाटे को अगेन जो है वो पैकेट्स के अंदर चेंज करेगा। पैकेट से फिर वो अगेन सेगमेंट्स के अंदर चेंज करेगा। सेगमेंट से जो है वो अगेन सेशन के अंदर चेंज करेगा। सेशन से बाद हमारे पास जो है वो डीकोड करेगा। यहाँ इनकोडिंग थी, यहाँ डीकोडिंग होगी। डीकोडिंग होने के बाद पूरा प्रॉपर वे के साथ हमारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा ओवर द सर्वर। इसके बाद हमने जो है इस चीज को ध्यान रखना है एज अ एथिकल हैकर भी और एज अ सॉक एनालिस्ट भी, कि डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स जो है वो परफॉर्म होते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द डिवाइसेस। तो उनमें से किस लेयर के ऊपर कौन सा अटैक परफॉर्म हो रहा है। आपके पास इंटरव्यू के दौरान भी कई क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, दैट इज अ 7 लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो पहला है हमारा एक्सप्लॉइट। जब भी हम किसी मशीन को जो है ओवर द एप्लीकेशन लेयर, जहाँ इंटरफेस है हमें एक प्रोवाइड किया था, हम जब भी किसी एप्लीकेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ एक्सप्लॉइट। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमारे फिशिंग अटैक्स होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हमारे सेशन लेयर के ऊपर सेशन हाईजैकिंग होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स जितने भी परफॉर्म होते हैं या मालवेयर्स जितने भी इंजेक्ट किए जाते हैं टू हाईजैक द सेशन आईडी, वो हमारे पास हाईजैकिंग अटैक्स होते हैं, सेशन हाईजैकिंग अटैक्स। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारी रिकॉनिसेंस होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, या हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स जो हैं वो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही परफॉर्म होते हैं, यहाँ जहाँ पे हमारी UDP और TCP प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। मैन इन मिडल अटैक की बात की जाए तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है मैन इन मिडल अटैक परफॉर्म किया जाता है। जितनी भी स्पूफिंग होती है, मैक स्पूफिंग, मैक फ्लडिंग और VLAN होपिंग, ये हमारे पास डाटा लिंक के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस जो है वो ऐड होता है इस लेयर के अंदर। फिजिकल लेयर के ऊपर स्नीफिंग होती है, लाइक केबल्स के या ओवर द लेयर पैकेट्स को स्निफ किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, वो ओवर द फिजिकल लेयर होता है ड्यूरिंग एनी मीडिया। कुछ चीजें यहाँ पे और डिटेल के साथ कि हाउ द डाटा प्रोसेस्ड ऑन OSI लेयर एंड TCP IP लेयर। तो पहले मैंने बताया कि सर्वर जो है, जो कि ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, उसने सिर्फ डाटा जो है वो सेंड करना है। ये 3 लेयर्स तक डाटा ही जाता है। चौथी लेयर
जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अंदर टीसीपी हेडर्स ऐड किए जाते हैं। फिर पांचवी लेयर जिसके अंदर टीसीपी हेडर्स, डाटा और आईपी ये ऐड किया जाता है। और नेक्स्ट जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर है उसके अंदर मैक एड्रेस भी ऐड किया जाता है और सम अदर स्टफ जो है जो हमारा प्रीवियस आ रहा होता है उन सभी लेयर्स के साथ मैक एड्रेस और कुछ इसे फ्रेम के अंदर चेंज करके नेक्स्ट 0101 की बिट्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब रिसीवर एंड पे आता है तो ये 010 बिट्स के अंदर रिवर्स ऑर्डर के अंदर चेंज होके यहाँ पे रिसीवर साइड पे डाटा के अंदर चेंज कर दिया जाता है। बिट्स किस लेयर के ऊपर होती हैं? फिजिकल लेयर के ऊपर। आपके फ्रेम्स किस लेयर के ऊपर बनते हैं? दैट इज अ डाटा लिंक लेयर। पूरा एक फ्रेम बनता है, जितना भी आपका डाटा है उसका एक फ्रेम बन जाता है। उसके बाद जितने भी पैकेट्स क्रिएट होते हैं वो हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर होते हैं और जितने भी हमारे पास जो है सेगमेंट्स बनते हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट जी सर, डेटा लिंक लेयर में एफसीएस का भी ब्लॉक था, इसका क्या मतलब है? एफसीएस बेसिकली फ्रेम के अंदर चेंज करके आगे हम बढ़ते हैं ना, टीसीपी और आईपी हेडर्स आपको मजीद इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके ओके ओके, अच्छा जी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मैंने बात की, हम यहाँ पे बार बार पढ़ रहे हैं टीसीपी और आईपी हेडर। टीसीपी आईपी हेडर होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे भी बात की, मैंने यहाँ पे भी बात की, यहाँ पे हर जगह मैं प्रीवियस सेशन में भी टीसीपी और आईपी हेडर की बात कर रहा था। टीसीपी आईपी हेडर होता क्या है? तो टीसीपी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो या यूडीपी के जरिए हो रही होती है या टीसीपी के जरिए हो रही होती है। तो टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और मोस्टली हमारा टीसीपी के जरिए कनेक्शंस बन रहे होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है। इसे डिजाइन किया गया है कि ये डाटा पैकेट्स को सेंड करे ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये रिलायबल है, इसकी जो है जो कनेक्शंस हैं वो ओरिएंटेड कनेक्शंस हैं। अब टीसीपी हेडर्स के अंदर होता क्या है, 32 बिट्स का ये एक पूरा कंप्लीट हेडर होता है, आपके डाटे के साथ जो है वो अटैच होता है। जहां पे मैंने यहाँ बात की कि ये डाटा है और इसके साथ टीसीपी हेडर जो है ये अटैच है। इस टीसीपी हेडर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब पोर्ट्स क्या होते हैं? मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि पोर्ट्स हमारे पास लॉजिकल गेट्स होते हैं हमारी डिवाइसेस के। अगर मैं आपकी डिवाइस के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ ओवर द वेबसाइट, तो हमारा ये कनेक्शन किसी एक पोर्ट के जरिए बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो भी किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के जरिए हो रहा है। अगर मैं आपको मैसेज या ईमेल फॉरवर्ड या जो है आपसे हासिल कर रहा हूं, तो वो भी एक स्पेसिफिक पोर्ट के जरिए हो रहा है। दीज आर द लॉजिकल गेट्स ऑफ डिवाइसेस। तो अब मेरी डिवाइस का जो है अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल फाइल जो है वो मैंने आप में से किसी के भी पीसी के ऊपर मैंने फाइल सेंड करनी है, तो उस फाइल के साथ जब टीसीपी हेडर ऐड होगा तो एक मेरा पोर्ट होगा और मेरी डिवाइस का पोर्ट जो होता है वो रैंडमली जनरेट होता है, कोई स्पेसिफिक पोर्ट नहीं होता, ठीक है। आपका सोर्स पोर्ट रैंडमली जनरेटेड होता है और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है। अगर मैंने फाइल ट्रांसफर करनी है तो मैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए करूंगा जिसका नंबर 21 है, ठीक है। और ये जो है ये डेस्टिनेशन पोर्ट ये डिसाइडेड होता है आप किस सर्विस के लिए जो है किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। तो ये आपका चेंज नहीं होता, लेकिन ये आपका रैंडम होता है जनरेटेड। ये टीसीपी हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि किस पोर्ट से इंफॉर्मेशन जा रही है और किस पोर्ट के ऊपर जाके इसने ट्रांसमिट होनी है। फिर 32 बिट्स का सीक्वेंस नंबर होता है। अब सीक्वेंस नंबर क्या होता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है,
इन सब चीजों से पहले अगर मैं आपको टीसीपी और टीसीपी हैंडशेक बता दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलें जी, मैं अपनी दूसरी डिवाइस का शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है, मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के ऊपर ये हम जो है वो इंटरनेट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक सर्वर है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस डिवाइस से ओवर द इंटरनेट और फिर इंटरनेट से मुझे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जो भी सेंड करनी है, तो 3 तरीकों से होती है। अब उन तरीकों में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ www.google.com और मेरे पास यहाँ पे गूगल का सर्वर है। इसे मैं ए डिवाइस कह लेता हूँ और इसे मैं जो है वो बी डिवाइस कह लेता हूँ। नॉट जस्ट ऑन द सर्वर, अगर आप एक से ज़्यादा यानी 2 डिवाइसेस के अंदर भी कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो सेम एज इट इज इसी तरह से होगी। अब होगा क्या कि ये जो डिवाइस ए है ये क्या करेगी, डिवाइस बी के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगी, और रिक्वेस्ट क्या होगी, रिक्वेस्ट का नाम होता है सिंक्रोनाइजेशन। ये समझ लें कि रिक्वेस्ट है, इसका नाम है सिंक। एक फ्लैग होता है इस रिक्वेस्ट के साथ, और इसका मकसद क्या होता है कि ए डिवाइस रिक्वेस्ट करती है बी डिवाइस से कि मैं आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहती हूँ, और क्या आप जो हैं वो रेडी हैं मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो दूसरी डिवाइस यानी जो सर्वर बी है, अगर तो वो चाह रही हो कि कनेक्शन बिल्ड हो, तो वो क्या करती है, वो एक रिस्पॉन्स देती है, और रिस्पॉन्स के अंदर वो एक्नॉलेज का फ्लैग सेंड करती है कि हाँ मैं रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मैं आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। और साथ साथ ये दोबारा से एक सिंक पैकेट शेयर करती है कि दोबारा से ये पूछती है ये से कि मैं रेडी हूं, क्या हम कनेक्शन बिल्ड करें, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो डिवाइस ए है हमारी, ये डिवाइस बी के साथ जो है तीसरा पैकेट सेंड करती है, तीसरा सिग्नल शेयर करती है, जिसे हम जो है एक्नॉलेज कहते हैं। क्लियर है। और ये हमें कहती है, यानी ए डिवाइस फिर से बी के साथ कहती है कि हाँ मैं भी रेडी हूं, और फिर इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक जो है वो लिंक क्रिएट हो जाता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये ओवर द इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करके अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसे टीसीपी हैंडशेक कहते हैं, TCP/3 हैंडशेक। क्लियर है।
फर्स्ट सेमेस्टर वाले कौन कौन है? बाकियों ने तो शायद पढ़े हो नेटवर्किंग के सब्जेक्ट्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले कौन कौन है? हसन क्लियर है? अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये जब भी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जो है ना, ये जाएगा, इसे एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यही दूसरी तरफ हमारे पास स्लाइड्स के ऊपर मैं कहा कि ये हमारे पास सीक्वेंस नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बार सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जाएगा तो उसका नंबर फॉर एग्जांपल रैंडम जनरेटेड नंबर होते हैं 100 है, ठीक है। दूसरी बार ये सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पांस दे रहा है ए डिवाइस को, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर ऐड हो जाएगा 100 प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू ये 101 हो जाएगा, ठीक है। अब जब वापस से ये एक्नॉलेज पैकेट सेंड कर रहा है तो दैट्स गुड, यानी जहां जहां सीक्वेंस नंबर जो है सीक्वेंस रिक्वेस्ट जाएगी या रिस्पांस आएगा तो हमारे पास एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है जिसे हम सीक्वेंस नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जहां पे भी एक्नॉलेज के पैकेट्स शेयर होंगे उन्हें भी एक रैंडमली जनरेटेड नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 202 कर लेता हूँ और जब वापस से इसे दोबारा से शेयर होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा 1। तो कुछ रैंडमली जनरेटेड नंबर्स जो हैं इनका हिसाब रखा जाता है, ठीक है। और ये क्यों रखा जाता है हम ये भी देखते हैं। तो टीसीपी हेडर के अंदर ये हमारे पास सीक्वेंस नंबर है और ये हमारे पास जो है एक्नॉलेज वाले एक्नॉलेज नंबर्स होते हैं। अब मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर आता हूँ और आपको अब ज्यादा बेहतर से समझ आएगी जिस तरह से हम नेक्स्ट चलेंगे। स्क्रीन विजिबल है? ओके जी, अब मैं ये कह रहा था कि ये 32 बिट सीक्वेंस नंबर है जो कि सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स जितने डिलीवर होते हैं उनका एक जो है रिकॉर्ड रखने के लिए और एक्नॉलेज नंबर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। अब ये हेडर की लेंथ है। हेडर लेंथ बेसिकली और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बताता है कि जो भी हमने वहां सेगमेंट क्रिएट किए थे ओवर द नेटवर्क लेयर, ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर, जितने भी सेगमेंट्स क्रिएट किए थे ये उनका साइज, उनकी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा साइज किस बिट से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, उससे अगली बिट कौन सी है, ठीक है। रिजर्व बिट्स अभी फिलहाल हमें इनसे मतलब नहीं है। नेटवर्किंग के अंदर जिन जिन चीजों के हम वो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंक फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक्नॉलेज फ्लैग है, ये बाकी भी हम देखते हैं कि एक्नॉलेज और सिंक यानी इनकी इंफॉर्मेशन टीसीपी हेडर के अंदर होगी। और ये विंडो साइज है। विंडो साइज बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि कितने पैकेट्स एट अ टाइम हमने जो है वो शेयर करने हैं ओवर द इंटरनेट, ये कितने हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाटा पैकेट्स 5 सेंड कर रहा हूँ और एक ही टाइम के अंदर 5 जा रहे हैं या 10 जा रहे हैं पर सेकंड या पर सीक्वेंस, तो उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। अर्जेंट पॉइंटर्स की बात की जाए तो अर्जेंट पॉइंटर टीसीपी हेडर के अंदर जस्ट लाइक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मींस कि मिसाल के तौर पे कोई भी जितनी भी ट्रैफिक हो, अगर कहीं पे हमें एम्बुलेंस नजर आ जाए तो हम उसे रास्ता देने की कोशिश करते हैं क्योंकि इमरजेंसी गाड़ी है, हो सकता है किसी की जान पे बनी हो, ठीक है, किसी जगह पे पहुंचना हो, अर्जेंट है, ठीक है। कुछ हमारे पास डाटा पैकेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट होते हैं, ठीक है। तो अर्जेंट पॉइंटर के अंदर वो डाटा पैकेट्स यहाँ पे टीसीपी हेडर के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं जो कि बाकी जितने भी डाटा पैकेट्स होते हैं उनसे ज्यादा फास्ट जो है वो ट्रांसफर होते हैं।
टीसीपी चेकसम ये एक ऐसा जो है हमारे पास बॉक्स है जो कि सारा सीक्वेंस देखता है कि कौन सा पैकेट डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस तरह से डिलीवर करवाना है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो है जितना भी डाटा है, यहाँ पे डाटा और पैडिंग्स वगैरह होती हैं। अगर तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कोई इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपने डाटे को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, तो वो भी हमारे पास टीसीपी हेडर के अंदर परफॉर्म हो जाती है। तो ये था हमारे पास टीसीपी हेडर, जो कि मैंने बार बार यहाँ पे बताया आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी सेशन क्रिएट होता है, टीसीपी सेशन हाईजैकिंग भी होती है, और यहाँ पे मैंने बताया कि टीसीपी हेडर्स ऐड किए जाते हैं डाटा के अंदर, जहाँ पे सीक्वेंस और डाटाग्राम वगैरह, ये टीसीपी हेडर। नेक्स्ट हमारे पास है जी आईपी हेडर। टीसीपी हेडर के साथ मैंने बताया कि आईपी हेडर भी जो है वो ट्रांसफर होता है विद डाटा, और इसके अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है वैल्यूएबल, जो कि एज एथिकल हैकर और एज अ सॉक एनालिस्ट हमें इन दोनों का अंदाजा होना चाहिए। जब भी हम कोई भी टूल परफॉर्म करेंगे तो अब ये कुछ फ्लैग्स जो हैं जरूरी मैं उनका भी बता दूं आपको। लेट्स गो टू आवर प्रीवियस स्क्रीन। हाँ जी, अच्छा एक चीज तो हो गई कि हमने जो है यहाँ पे देखा कि ये तो इंटरनेट के साथ जिस तरह से हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है वो हमने देखा। मिसाल के तौर पे आप कोई फाइल जो है वो शेयर कर रहे हैं, मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लेके चल रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपनी क्रोम ब्राउजर के ऊपर एक फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई या एक सेशन क्रिएट कर लिया आपने, और कुछ फाइल्स आपकी ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो चल रही थी, ठीक है, गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट थी या फेसबुक के सर्वर के साथ, जिस किसी सर्वर के साथ या किसी डिवाइस के साथ आपका एक सेशन चल रहा था, ठीक है, और सडनली एकदम से आप ब्राउजर जो है इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन बंद करते हैं तो क्या होता है, तब भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आपका वो कनेक्शन स्टॉप होता है, जिसे हम कहते हैं टीसीपी 4-वे टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? टीसीपी 4-वे टर्मिनेशन। अब वो कैसे परफॉर्म होती है, अगर इससे पूरा मैं कॉपी कर सकूं, that will be good। चलें जी, अच्छा फॉर एग्जांपल ये हमने google.com से कोई भी एक फाइल जो है, मिसाल के तौर पे मैं CH वर्जन 13 की कुछ फाइल्स जो थी वो डाउनलोड कर रहा था, और ये फाइल्स डाउनलोड करते वक्त मेरा ब्राउजर जो है वो सडनली मैंने स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? अब ए जो है इसने क्या किया, इसने आप एकदम जो है वो स्टॉप हो गया,
तो यहां पे हमारा जो सेशन क्रिएट हुआ था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो जब आप यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जब आपका सेशन क्लोज हो जाता है तो आपकी मशीन यानी आपका ब्राउजर जो है वो एक पैकेट सेंड करेगा सर्वर को, ठीक है। और उस पैकेट का नाम होता है फिनिश, ठीक है, FIN, फिनिश, ठीक है। कि मैं अब जो है मैंने कम्युनिकेशन खत्म कर दी, मेरा जो है सेशन जो है वो खत्म हो गया। सडनली किसी ने जो है वो ब्राउजर ऑफ कर दिया, जो डाउनलोड हो रही थी फाइल, उसका सेशन जो है वो स्टॉप हो चुका है और उसके अगेंस्ट वो एक फिनिश फ्लैग सेंड करता है। सर्वर को पता चल जाता है कि ब्राउजर ऑफ हुआ है, सडनली जो है वो किसी ने बंद कर दिया है और सेशन जो है वो ब्लॉक हो चुका है। उसके अगेंस्ट जो है उसके रिस्पांस के अंदर सर्वर जो है वो एक्नॉलेज और फिनिश का फ्लैग सेंड करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम एक्नॉलेज और सिंक का फ्लैग था, यहाँ पे दिस टाइम जो है वो एक्नॉलेज और फिनिश का फ्लैग सेंड करेगा और कहेगा ओके मैं भी कनेक्शन जो है वो स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। और ए जो है उसके रिस्पांस के अंदर फिर से ये एक फ्लैग सेंड करेगा जिसे एक्नॉलेज फ्लैग कहते हैं, ठीक है। तो ओवर द इंटरनेट जब भी आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, थ्रेट हंटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या आप जो है पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, किसी डिवाइस के ऊपर आप कोई कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये फ्लैग्स जो हैं वो जगह जगह नजर आएंगे। आपको देखना पड़ेगा वायरशार्क के अंदर कि आपका जो है अगर कहीं पे फिनिश फ्लैग है तो उसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे एक्नॉलेज फ्लैग है तो उसका क्या मतलब है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है तो उनका क्या मतलब है। इसी तरह से सम टाइम जो है ये तो हो गया कि जब जो है आपने कनेक्शन सारा ऑफ कर दिया। अच्छा, फिनिश के साथ साथ हमारे पास रेस्ट फ्लैग भी होता है। और सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे रेस्ट फ्लैग जब आपके कनेक्शन ऑफ होंगे, और ये एक्नॉलेज वैसे एज इट इज आएगा। क्लियर है? रेस्ट फ्लैग के अंदर यही होता है कि कनेक्शन ऑफ हो चुका है और हमें जो है अब कम्युनिकेशन एंड करनी चाहिए, और फिनिश फ्लैग के अंदर पूरी कम्युनिकेशन ऑफ होती है स्टेप बाय स्टेप। सर सेशन जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री में जो है कैशे वगैरह हैं वो हमारे सेशंस पड़े होते हैं। अगर हम डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारा वही सेशन बिल्ड हो जाएगा। तो हिस्ट्री में से ये डायरेक्ट सेशन कैसे मतलब के बिल्ड होता है, वो रिवर्स बन जाता है या फिर? जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं किसी भी सर्वर के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल डाउनलोडिंग भी लगाई, डाउनलोडिंग भी लग गई, ठीक है। लगने के बाद जो है डाउनलोड्स में पड़ी रही, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह से, ठीक है। जब मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और दोबारा से अगर मैं दोबारा यहीं पे आके इसे रिज्यूम करूंगा तो मेरा जो है वो सेशन अगेन वही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यही कह रहे हैं कि दोबारा किस तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी कुछ सेशन आईडीज ऐसी होती हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो कि एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ सेशन आईडीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें वो तब तक इनेबल रहती हैं, तब तक एक्टिव रहती हैं जब तक हम खुद लॉग आउट नहीं करते या ऑफ नहीं करते, ठीक है। तो हमारी सेशन आईडीज जो हैं वो सेव होती हैं विद हमारी जो कुकीज हैं उनके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये तो हो गया हमारा टीसीपी हेडर जिसके अंदर इतना कुछ है हमारे पास, ठीक है। फिनिश, सिंक्रोनाइजेशन, रेस्ट, पुश, एक्नॉलेज, अर्ज, ये हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जी आईपी हेडर। आईपी हेडर के अंदर आईपी वर्जन कौन सा है उसकी डिटेल होती है, हेडर की लेंथ क्या है, किस टाइप की सर्विस जा रही है, ये किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, टोटल कितनी लेंथ है डाटा की उसकी होती है, कुछ फ्लैग्स होते हैं, फ्रेगमेंट ऑफसेट्स वगैरह आइडेंटिटी, इनसे हमें अभी मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, वही फ्लैग्स जिस तरह से मैंने लास्ट बताया टीसीपी हेडर के अंदर, इसके भी सेम एज इट इज। ठीक है, और तहजीब नहीं है, ये प्रॉपर वे के साथ काम नहीं करता, इस वजह से ये फास्ट तो है लेकिन ये गारंटी के साथ पैकेट्स को डिलीवर करे कोई गारंटी नहीं है, किसी ऑर्डर के साथ डिलीवर करे कोई गारंटी नहीं है, करेक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वीडियो स्ट्रीमिंग है हमारी, या मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हमारी ये कम्युनिकेशन यूडीपी के साथ हो रही है, जितनी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है वो यूडीपी के साथ होती है, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है। जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग होती है उनके अंदर हमें स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। जब स्पीड की बात आती है तो हम यूडीपी की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ख्याल नहीं रखता। मिसाल के तौर पे अभी मेरा जो है नेट ड्रॉप होता है या मेरा जो है इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन होता है तो मेरी बात कट हो जाएगी, ठीक है, आप तक आधी अधूरी पहुंचेगी, लेकिन आपको जब दोबारा कनेक्शन स्टेबल होगा तो मैं जहां बोल रहा हूँ वहीं से स्टार्ट होगा, जो पीछे ड्रॉप हुए पैकेट्स वो आपको डिलीवर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका। और जो हमारे पास टीसीपी है वो फास्ट नहीं है, रिलायबल है। यूडीपी हमारे पास फास्ट है लेकिन रिलायबल नहीं है, ओके। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट इस तरह से कि बस जितना भी डाटा है उसे पैकेट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके सिर्फ फेंकना है इसने, आगे कैसे जुड़े ना जुड़े, कोई ड्रॉप हो जाए, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। स्लो बट मोर रिलायबल ट्रांसफर, टिपिकली फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग और ईमेल के लिए, और ये यूनिकास्ट है। यूनिकास्ट मींस कि अब यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये क्या है? यूनिकास्ट होती है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन टू वन, एक बंदा एक बंदे से बात कर रहा है, दैट इज अ यूनिकास्ट। एक बंदा जो है वो विद अ ग्रुप ऑफ पीपल्स बात कर रहा है, या काफी सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो वो मल्टीकास्ट होगा। और ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है, ठीक है, और आपके टीचर भी मौजूद है वहां पे, आपके सारे क्लासमेट्स भी मौजूद हैं, बाहर से किसी और क्लास का कोई बंदा आता है या जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से कोई बंदा आता है और आपकी क्लास में से किसी का नाम पूछना है उसने, तो क्लास में आएगा और जोर से बोलेगा कि आकिब खान, ठीक है। अब उस बंदे को नहीं पता कि आकिब खान कौन है, ना उसने पहले देखा ना उससे बात की, ठीक है, लेकिन आपका क्लासमेट है, आपको पता है कि आकिब खान कौन है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता कि आकिब खान कौन है, तो उसने जोर से बोलना है। जब बोलेगा तो हर एक को पता चलेगा क्या बोल रहा है, और फिर आकिब अगर वहां पे बैठा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ मैं आकिब हूं, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कि ब्रॉडकास्ट के अंदर
नेटवर्क के अंदर मौजूद अगर कोई डिवाइस किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाह रही है, तो वो उस नेटवर्क के अंदर जब ब्रॉडकास्ट करती है तो उसकी रिक्वेस्ट हर एक डिवाइस के ऊपर जाती है कि मुझे फलां डिवाइस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, आप तो नहीं हो, क्या आप हो, क्या आप हो, ठीक है। और जब वो सही डिवाइस के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है तो वो रिस्पॉन्ड करती है कि यस आई एम हियर, और उनका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अब हमारे पास यूडीपी फास्ट है, गारंटी कोई नहीं है कि आपका जो है ट्रांसफर होगी फाइल्स या नहीं होंगी प्रॉपर वे के साथ, कुछ रह ना जाए। लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और जितनी भी हमारे पास वॉइस कॉल्स होती हैं वो यूडीपी के जरिए होती हैं। अब ये इसका फास्ट और स्लो का एक और चक्कर भी है कि मैं अब दोबारा अपने दूसरे पीसी पे आऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी विंडोज भी चल रही है, मेरे साथ आपको एक और चीज भी दिखाता चलूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये डिवाइस है और मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक सर्वर है। अब एक रास्ता ये है, एक रास्ता सर्वर तक पहुंचने का कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक रास्ता सर्वर पे पहुंचने का कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मल्टीपल जो है वो राउट्स हैं आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो पहले वाला रास्ता है जो फर्स्ट है, इसके ऊपर जो है वो एक पैकेट को सेंड होने के लिए मिसाल के तौर पे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। इतना लगता नहीं है, मैं से समझाने के लिए कह रहा हूँ। और मिसाल के तौर पे इसके ऊपर जो है वो है तो शॉर्टेस्ट लेकिन ट्रैफिक ज्यादा है तो हो सकता है 45 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर राउट ज्यादा है, एक लंबा रास्ता है, इसके ऊपर 90 मिनट्स लग रहे हैं। इसके ऊपर जो है ट्रैफिक कोई नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है 10 लग रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 सेकंड्स के अंदर डाटा जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी देखेगा कि किस राउट के पास एक ऐसा पूरा जो राउट है जिसके पास पूरा जो है मेरे पास टाइम बचाने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो वो डिफाइन करेगा, ठीक है। देखेगा क्या मैं इस पाथ पे जाऊं तो कितना टाइम लगेगा, इस पाथ पे जाऊं तो कितना टाइम लगेगा, इस पे कितना टाइम लगेगा और इस पे कितना टाइम लगेगा। तो टीसीपी क्या करेगा, सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे कम टाइम लेने वाला पाथ निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि सबसे कम टाइम के अंदर मेरी जितनी भी ट्रैफिक है, जितना भी डाटा है वो मेरा ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन टू सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट। तो उसके जरिए सिर्फ एक पाथ चूज कर लेगा और उसके जरिए ट्रैफिक सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है, और रिसीव करना शुरू कर देगा। दैट इज ऑल अबाउट टीसीपी। लेकिन यूडीपी क्या करेगा, यूडीपी क्या करेगा, यूडीपी सारे पाथ के ऊपर मल्टीपल पाथ, जितने भी पाथ्स हैं उनके ऊपर अपने पैकेट्स शेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है।
कुछ पैकेट्स इधर भेज दिए, कुछ इधर भेज दिए, कुछ तीसरे पे, कुछ चौथे पे, तो उस लिहाज से फिर ट्रैफिक जो है काफी स्लो हो जाती है। क्या हो जाता है, ओरिएंटेड नहीं रहती कि जितने भी है हमारे पास यहाँ पे पैकेट्स आएंगे वो एक पूरी सीक्वेंस के अंदर नहीं आ सकेंगे, ठीक है, तो ये रिलायबल नहीं रहता। इसी वजह से वहां पे लिखा हुआ है कि जो टीसीपी है वो 1-to-1 कनेक्शन बिल्ड करता है, दैट इज अ यूनिकास्ट, और हमारे पास जो है टीसीपी मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, क्लियर है? What about any cost? हम्म, Any cost, sir? आवाज क्लियर नहीं है आपकी जरा। बोले हैं। Actually, sir, he is talking about any caste. टाइप करो यहाँ पे यार, आपकी आवाज एक तो स्लो बोलते हो लड़कियों की तरह, यहाँ पे लड़कियां भी आपसे ज्यादा तेज बोलती होंगी। किसी को बुला के देखता हूँ मैं, आपसे भी ज्यादा अच्छे से बोलेंगी। ये नाम लूं और वैसे भी भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैन भाई क्या हाल है? करम अल्लाह पाक का। शादी आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सारा टीसीपी हैंडशेक, यहाँ पे यूडीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जस्ट कोई वो पैकेट्स ट्रांसफर नहीं हो गया, कोई फ्लैग्स नहीं ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट आईपी क्या होता है? ओवर द इंटरनेट आपको कुछ भी करना है तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आपकी डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं ओवर द इंटरनेट। मैं आपकी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो आपकी डिवाइस बकायदा उस आइडेंटिटी को देखेगी, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को देखेगी और उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन करेगी, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू आइडेंटिफाई and route devices on the network. It provides a unique addresses to the devices. Enable communication over the internet or local internet. आप जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे आपको बाकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, जिस आइडेंटिटी को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ओके। यूनिक एड्रेसिंग, every device gets a unique IP address. Routing helps the data packets travel across the network using the routers. Connectionless protocol है, ये जो है एस्टैब्लिश नहीं होते, जब भी आप डाटा जो है सेंड करते हैं उससे पहले ही एस्टैब्लिश नहीं होता। कितनी टाइप्स की हैं आईपी एड्रेस? बेसिकली दो टाइप्स की हमारे पास, आईपी एड्रेस V4 और आईपी एड्रेस V6। आईपी एड्रेस V4 32 बिट्स का होता है और ऑलमोस्ट ये 3.4 बिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब इतनी डिवाइसेस, मतलब इतनी डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है जो कि मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन डिवाइसेस को जो है वो सपोर्ट कर देता है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी सपोर्टेड टू IPv6। अब डिवाइसेस IPv6 के ऊपर ट्रांसफर हो रही हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक आईपी होता है और प्राइवेट आईपी होता है। अगर आप अपने लिनक्स के ऊपर हैं तो आपके पास एक कमांड होती है इफ कॉन्फिग की,
एज अ सुपर यूजर रन करना पड़ेगा इफ कॉन्फ़िग। और अगर आप अपने पीसी के ऊपर हैं तो आपके पास आईपी कॉन्फ़िग होती है। यहां जब जाता हूं तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। जब भी आप इफ कॉन्फ़िग या आईपी कॉन्फ़िग के साथ आईपी एड्रेस देखते हैं, ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। कल मुझे किसी ने पूछा था कि जब भी हम किसी डिवाइस को हैक करना चाहें या उसकी डिटेल्स निकालना चाहें तो हमें कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो हम उसका आंसर भी आज करते हैं। माई पब्लिक आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं तो ये मेरा जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये मेरा जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इन दोनों में फर्क क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरा कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है मेरा हर बार चेंज होगा जब भी मैं अपनी डिवाइस को अगेन रिस्टार्ट करूंगा या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज करूंगा, ठीक है, या मैं सेशन क्लोज करके अपना सेशन दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता जाएगा। मैं आज अपना पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिखा रहा हूं, कल जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ और होगा, ठीक है। और मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस ये सेम रहता है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसे जानने के लिए मुझे अपनी दोबारा डिवाइस के ऊपर जाना पड़ेगा, दूसरी डिवाइस के ऊपर। तो लेट्स मूव ऑन दैट। अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा पीसी और ये चौथा पीसी, और ये चारों पीसी एक नेटवर्क है इसमें, और यहां पे चल रहा है जी हमारा इंटरनेट। अच्छा, जब भी विद इन द नेटवर्क, और वो नेटवर्क जो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, जब भी एक नेटवर्क के अंदर दूसरी डिवाइस और दूसरी से तीसरी या पहली से दूसरी, ये इंटरनल कम्युनिकेशन जब भी होगी डिवाइसेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, तो तब ये आपस में कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। और
जब भी इन्हें बाहर कम्युनिकेशन करनी है तो हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि हम बाय करते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ से। हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आईपी एड्रेस देता है, फिर वो आईपी एड्रेस हमारी डिवाइस को असाइन होता है, फिर उस आईपी एड्रेस के जरिए हम ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जब भी ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात आएगी तो जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस से होके फिर आगे शिफ्ट होगी इंटरनेट पे। ठीक है, तो पब्लिक हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो हमेशा ओवर द इंटरनेट विजिबल होता है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ बात हो रही है जाने की, इंटरनेट के ऊपर जब हमारी ट्रैफिक जाएगी तब है, तब जब भी जाएगी हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस पे होगी। लेकिन जब भी इंटरनेट यानी उस सर्वर से वापस कोई भी रिक्वेस्ट वापस आएगी तो वो हमारे एक यूनिक प्राइवेट आईपी के ऊपर और साथ मैक एड्रेस के जरिए आइडेंटिफाई होके उस स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर राउट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमारी रिक्वेस्ट बाहर जाती है विद दैट पब्लिक आईपी एड्रेस जाती है और ये हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, और लेकिन हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो हमारा चेंज नहीं होता। सर्वर से जब वापस रिक्वेस्ट आती है तो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस पे और हमारे मैक एड्रेस के जरिए हमारी डिवाइस को आइडेंटिफाई करके वापस आती है। इज इट क्लियर? हाँ, अब जब भी मुझे हैकिंग करनी है किसी भी डिवाइस का, मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, और वो हम किस तरह से निकालते हैं वो भी देखेंगे। सर ये क्लियर नहीं है। अच्छा जी, प्राइवेट आईपी एड्रेस एक प्राइवेट, आपका प्राइवेट है, वो ओवर द इंटरनेट नहीं जाएगा। ठीक है, ओवर द इंटरनेट उस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। लेकिन जब भी सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आनी है, रिस्पॉन्स आना है, तो वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस पे आएगा और आपके मैक एड्रेस के जरिए आएगा। सर जो पब्लिक आईपी होती है ना वो तो हम आईएसपी से खरीद लेते हैं, तो फिर वो कैसे चेंज होता है? वो इस तरह से चेंज होता है कि मिसाल के तौर पे अभी मेरा जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, असल में आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, ये समझ लो एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस है। इस तरह से कि अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं, आपको राउटर का फंक्शन पता है? यस सर। क्या करता है? वो अपना एक राउटिंग टेबल बना लेता है, उसके साथ सारा डाटा वो स्टोर होता है और वो पैकेट्स को भी फॉरवर्ड कर देता है। तो जो लेन होते हैं अपने साथ वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आपका जो होता है ना राउटर, उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि उसके पास आईपी टेबल्स होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस होते हैं। जब भी कोई डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होती है ना, वो अपने टेबल में से देखती है कि कौन सा फ्री आईपी पड़ा है, मैं इसे उठा के दे दूं। ठीक है, जब भी आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो लिखा आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस कहाँ से ऑब्टेन हो रहा होता है? वो आपके राउटर से ऑब्टेन हो रहा होता है। ठीक है, और उस राउटर के साथ एक डिवाइस नहीं मल्टीपल डिवाइसेस भी होती हैं और उन डिवाइसेस को जब आपकी डिवाइस खत्म हो जाएगी, कनेक्शन खत्म कर देगी, तो आपका आईपी एड्रेस वो किसी और को असाइन कर देगा। ठीक है, और किसी और का अगर फ्री है तो वो आपकी डिवाइस को असाइन हो जाएगा। ठीक है सर, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये जो हमारी यूनिवर्सिटी का अपना एक आईपी है ना, तो वो पब्लिक आईपी वो तो सेम है। जब भी मैं वो चेक करता हूँ तो वो सेम आईपी देता है।
और प्राइवेट जो आईपी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी बता दो यार, हमारे पास मैंने क्या लिखा, tracer.google.com। गूगल के पास पहुंचने के लिए कितने रास्ते में हूप्स आ रहे हैं? 30 हूप्स आ रहे हैं, यानी 30 हूप्स का मतलब ये है कि 30 राउटर्स और डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, मेरा फिलहाल जो राउटर है वो ये है। ठीक है, और इस राउटर के पास एक पूरा आईपी टेबल है। ठीक है, मेरे नेटवर्क के अंदर मौजूद मेरे इस राउटर के साथ कनेक्टेड हर डिवाइस ने इस राउटर से आईपी एड्रेस लेना है। जो डिवाइस कनेक्शन खत्म करेगी उसका आईपी एड्रेस उठा के वो किसी और को दे देगी। ठीक है, ये सिंपल पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप अपने यहीं पे ही मैं आईपी कॉन्फ़िग करूं तो आपने अब जाके देखना है कि आपका ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या करता है। ठीक है, इथरनेट वाईफाई 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 दिस वन, ये मेरा प्राइवेट है, ये हमेशा सेम रहेगा। मैं कल भी आपको करके दिखा दूंगा क्योंकि मैं इसी अपने वाईफाई के साथ ही कनेक्टेड हूँ और मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चेंज करके देखेंगे, लेकिन तब भी मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो मोस्टली सेम रहता है और आपका पब्लिक आईपी एड्रेस हर बार जब भी कनेक्शन आप बिल्ड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। मजीद मैं इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा, किसी को नहीं समझ आई तो नो इशू, अगेन देख लेंगे। ठीक है, यहां पे द पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन when you must communicate over the internet. These IP addresses are paid. ठीक है, except all the private IP addresses, all are the public IP addresses। कुछ क्लासेस हैं IP addresses की, अगर नेटवर्क का सब्जेक्ट किसी ने पढ़ा है तो उसे इस चीज का अंदाजा होगा। The IP address is used for intranet communication। ठीक है, we cannot use these IP address for the internet communication। हम over the internet communication नहीं, intranet communication के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, और these IP addresses are free। ठीक है, LAN communication के अंदर मोस्टली यूज होते हैं। इनकी रेंज जो है, अब ये IP रेंज 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक क्लास 1 का आईपी एड्रेस है। क्लास बी और क्लास सी ये आईपी एड्रेसेस हमारे पास प्राइवेट है सारे के सारे, और इनके अलावा यानी इनसे बाहर जो भी आईपी एड्रेस आएगा वो हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस ही आएगा। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा जी 48 बिट्स का एक एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हमारी डिवाइस की, और जिस डिवाइस का जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल मेरा HP का लैपटॉप है तो मैक एड्रेस जो है HP की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो असाइन करती है। ठीक है, उसने असाइन किया होगा मैक एड्रेस मेरी डिवाइस को। अगर किसी का डेल है तो मैक एड्रेस डेल कंपनी असाइन करती है आपकी डेल की मशीन को। ठीक है, अगर किसी का मोबाइल है तो उसका भी मैक एड्रेस है, और वो मैक एड्रेस उसी कंपनी ने उसे असाइन किया होगा जिस कंपनी ने उसे बनाया होगा। जस्ट लाइक
IMEI नंबर ऑफ योर मोबाइल फोन, ठीक है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जो कि इंटरनेट इंटरफेस कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो है वो असाइन होता है। ये डाटा लिंक लेयर यानी लेयर नंबर 2 के ऊपर काम करता है और इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब ये एक नंबर है 48 बिट्स का, ठीक है। इसके जो पहले ये 3 डिजिट्स हैं ये मैन्युफैक्चरर की डिटेल बताती हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली 3 है ये आपकी डिवाइस की डिटेल्स बताती हैं, ठीक है। जब इसका मैक एड्रेस का लुकअप करते हैं तो ये बकायदा आपको डिटेल्स शो करता है कि किस मैन्युफैक्चरर की डिवाइस है और आपकी डिवाइस है कौन सी, ये उसका फिजिकल एड्रेस है। असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कैन नॉट बी चेंज। आप मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते आप इसे, ठीक है। आप स्पूफिंग कर सकते हो मैक एड्रेस की लॉजिकली, लेकिन परमानेंटली इसे आप चेंज नहीं कर सकते। हेल्प्स डिवाइसेस कम्युनिकेट विद इन द लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब भी कम्युनिकेशन होती है तो थ्रू मैक एड्रेस होती है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेस फीचर्स हैं। मैक एड्रेस जो है यूनिक होता है डिवाइस के लिए, लेकिन आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस लेयर 2 के ऊपर काम करता है, आईपी एड्रेस लेयर 3 नेटवर्क के ऊपर काम करता है। मैक एड्रेस का ज्यादा स्कोप जो है विद इन द लैन है और आईपी एड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबल राउटिंग के लिए है। मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर जो है वो असाइन करता है और आईपी एड्रेस DHCP या नेटवर्क एडमिन असाइन करता है। अब DHCP क्या है? अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? थक तो नहीं गए हो? यस सर, क्लियर। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, DHCP क्या होता है? स्लाइड्स को छोड़ो। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 पीसी पड़े हैं, ठीक है। और 1000 पीसी एक इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, उनका एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और एक बंदा उन सभी पीसीस यानी उन सभी नेटवर्क के जितने भी लूप्स हैं, जितने भी जो है डिवाइसेस हैं, उन्हें कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया होता है, ठीक है, जो कि उन डिवाइसेस के ऊपर निगरानी कर रहा होता है, सारा कंट्रोल कर रहा होता है उन डिवाइसेस को। अब किसी नेटवर्क के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 सिस्टम्स पड़े हैं और 1000 सिस्टम्स को अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। और आईपी एड्रेस असाइन करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, एडमिन का काम है। अगर तो वो इंडिविजुअली हर एक सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करने लग जाए तो कम से कम भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन करने में, ठीक है। और मिसाल के तौर पे 1000 पीसी हैं, कम ले लेते हैं, 100 पीसी हैं, 100 पीसी, हर पीसी के ऊपर 10 मिनट भी लगे तो 1000 मिनट हो गए। 1000 मिनट के आप घंटे बना ले, कितने बनेंगे? मैथ किसकी अच्छी है? तकरीबन 16-17 घंटे लग जाएंगे। अगर एडमिन मैन्युअली असाइन करने लग जाए हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस तो घंटे लग सकते हैं, घंटों के घंटे लग सकते हैं। और एक बंदे को ये सारा काम परफॉर्म करना पड़ जाए वो तो बेचारा मर जाएगा। उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक सर्वर बनाया गया जिसे हम DHCP कहते हैं, द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसे एक पूरी डेटाबेस प्रोवाइड कर दी जाती है आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। जब भी कोई नई डिवाइस इंटरनेट के साथ, उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ जब भी कोई नई डिवाइस कनेक्ट होती है, ये उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर लेता है, ठीक है।
ये उसे आईपी एड्रेस असाइन कर देता है कि भाई तू मेरे नेटवर्क का हिस्सा है, तू अब इंटरनेट यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है विद दिस टाइप कि आईपी एड्रेसेस की पूरी डेटाबेस डीएचसीपी सर्वर के पास है। जब भी कोई डिवाइस कम्युनिकेट करना चाह रही है तो हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस चाहिए और वो आईपी एड्रेस डीएचसीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये डिवाइस यानी जब भी कोई नई डिवाइस आती है वो डीएचसीपी से कैसे जो है वो आईपी एड्रेस लेती है, यानी डीएचसीपी को कैसे पता चले कि नई डिवाइस ऐड हुई है, तो मैंने उसे आईपी एड्रेस देना है। तो जब भी कोई नई डिवाइस ऐड होती है तो जिस तरह से मैंने बताया कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते ही ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस आ रहा होता है। जब इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हो रहे होते हैं, किसी से आप हॉटस्पॉट लेते हैं या आप वाईफाई कनेक्शन ले रहे होते हैं तो ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस लिखा आ रहा होता है छोटा सा। तो वो डिवाइस जो भी नई डिवाइस कनेक्ट होती है उस नेटवर्क के साथ वो ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैंने बता दिया कि वो चीख चीख के कहती है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, उसे कहते हैं डिस्कवरी स्टेज। डीएचसीपी को पता चल जाता है कि फला बंदा जो है चीख चीख के कह रहा है मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो डीएचसीपी कहता है कि मेरे पास है भाई, चुप कर जा। ठीक है, तो डीएचसीपी कहता है भाई अगर है तो देता क्यों नहीं, दे दे यार। ठीक है, डीएचसीपी कहता है लो भाई, लो आईपी एड्रेस। सही है, तो ये इस तरह से आईपी एड्रेस आप नए क्लाइंट को मिल जाता है। ठीक है, पहले डिस्कवरी की जाती है, फिर ऑफर करता है डीएचसीपी, फिर डीएचसीपी क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक्नॉलेज के फ्लैग के साथ आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है डीएचसीपी क्लाइंट को। इज इट क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन? तो जल्दी करो यार, कुछ पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जाता हूँ। इतना और पढ़ना है हमने आज, क्या ख्याल है? चुप क्यों हो गए हो? सर आपने जो अभी बताया था कि पब्लिक आईपी से चेंज होती है और आईएसपी के मतलब मिल रही हुई होती है पब्लिक आईपी। जी जी, ये चेंज होती रहती है। अच्छा सर जी, कि अगर सर ये फॉर एग्जांपल अगर आईपी चेंज होती है, अगर सर इनकेस कोई बंदा किसी चीज को हैक कर रहा है तो सर उसकी पब्लिक आईपी जो ना वो वहाँ पे शो हो रही होती है कि यहाँ किस तरीके से राउट होगा। अगर सर इनकेस हम अपनी पब्लिक आईपी चेंज कर लेते हैं तो सर फिर ये कि सर कोई हमें क्या नाम है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि अटैक कहाँ से हुआ है। एक हमारे पास ना कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, ये हमारा मसला बनता है। हमारा मसला इस तरह से भी बनता है, फॉर एग्जांपल खेत कुमार, मैंने आपके सिस्टम को हैक करना है। ठीक है, तो मैं पेलोड्स वगैरह सब कुछ इंजेक्ट कर देता हूँ और मैं एड्रेस दे देता हूँ अपनी मशीन के आईपी एड्रेस का उस पेलोड के अंदर कि जब आपकी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होगी तो बैक रिवर्स के अंदर मुझे आपकी डिवाइस से कमांड एंड कंट्रोल चाहिए, तो वो मेरी डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, मेरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी और सारा कंट्रोल मेरी डिवाइस को देगी। ठीक है, तो जब मैं अपना आईपी एड्रेस देता हूँ, पब्लिक आईपी एड्रेस देता हूँ, क्योंकि ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए मुझे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ही चाहिए, तो जब भी मैं अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देता हूँ तो क्या होता है कि कुछ देर तक तो वो कनेक्शन मेरा बिल्ड रहेगा, मैं आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज हुआ या मैंने सेशन क्लोज किया या लैपटॉप दोबारा ऑन किया, तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा।
तो कुछ वक्त तक रहेगा, को उसे मुझे कंसिस्टेंट और मेंटेन करना है, तो मैं क्या करता हूं, हम ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं डायनेमिक से स्टैटिक आईपी एड्रेस की तरफ। डायनेमिक वो जो चेंज हो रहा है, स्टैटिक वो जो चेंज नहीं होता। हम डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से अपनी डिवाइस की ट्रैफिक उधर शिफ्ट कर देते हैं उनके आईपी एड्रेस पे, और उनका आईपी एड्रेस हम एज अपफ्रंट लाइन हम यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी डिवाइस से जितनी ट्रैफिक आएगी उनके आईपी एड्रेस पे आएगी, और उनके आईपी एड्रेस जो कि कांस्टेंट है, स्टैटिक है, उस आईपी एड्रेस से दोबारा मेरे आईपी एड्रेस पे आएगी। फिर मेरा आईपी एड्रेस चाहे चेंज भी होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हम बोर्ड फॉरवर्डिंग वगैरह ये सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर, बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल बस ज्यादा क्लियर होगा फिर। हाँ, अच्छा जी। मैं चाहता हूँ यार अगला हम हिस्सा कल ना कर लें। मेरे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल है, SMTP भी है, मेरे पास FTP भी है हमने पढ़ना, SSH भी है, टेलनेट भी है, और साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट्स हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, और हम करते हैं कल की क्लास में वो सब, ठीक है। और अभी आप भी थक गए होंगे,